लास्ट टर्न के ऊपर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, डेट इज, याद है बेटा, हम बात कर रहे थे सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी की। इनकॉम्पिटिबिलिटी का मतलब क्या है वो समझिए। आपको याद है कभी कभी एक ही पुष्प का परागकण, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर का परागकण अपनी ही वर्तिकाग्र पर क्या नहीं हो पाता है, अंकुरित नहीं हो पाता है, तो उसको अपनी क्या बोलते हैं बेटा, असंगतता। क्या बोलते हैं इसको, असंगतता या इनकॉम्पिटिबिलिटी। और ये जो इनकॉम्पिटिबिलिटी है, स्वबंध्यता थी, उसका कारण कुछ भी हो सकता है, से कई जटिल अभिक्रियाएं संबंधित है। ये तो हमने कहा ही था कि सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी बेटा, या जिसको स्वबंध्यता कह रहे थे, वो जेनेटिकली कंट्रोल हो रहा था, जीन्स के द्वारा कंट्रोल हो रहा था, याद है कहा था। तो ये जो असंगतता है से कई जटिल अभिक्रियाएं संबंधित है, जो परागकणों एवं वर्तिका के उत्तकों की अनोन्य क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होती है, संपन्न होती है। आर यू गेटिंग? ये कई सारी जो क्रियाएं हैं वो क्या होती है, परागकणों की और वर्तिका के उत्तकों की अनोन्य क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होती है, संपन्न होती है। कैसे? देखो ध्यान से सुनना, ये वर्तिकाग्र कर लेना बेटा, है ना। क्या कहा मैंने, वर्तिकाग्र, जो परागकणों एवं वर्तिकाग्र के उत्तकों की अनोन्य क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होती है, संपन्न होती है। कैसे? यदि असंगतता यानी कि यदि इनकॉम्पिटिबिलिटी स्पोरोफाइटिक, ध्यान से सुना, यदि ये जो इनकॉम्पिटिबिलिटी या स्वबंध्यता है, वो स्वबंध्यता यदि स्पोरोफाइटिक स्टिग्मा यानी कि बीजाणुविधि वर्तिकाग्र के उत्तकों के जीन प्रारूप के कारण हो रही है, राइट। यदि स्वबंध्यता वर्तिकाग्र के जीन प्रारूप के कारण हो रही है तो इसको बोलते हैं बीजाणुविधि असंगतता कहलाती है। बीजाणुविधि असंगतता मतलब कि इसको बोलते हैं स्पोरोफाइटिक इनकॉम्पैटिबिलिटी, राइट, समझ में आ रहा है। और दूसरा, यदि ये असंगतता परागकण के जीन प्रारूप के कारण हो रही है, परागकण के जीन प्रारूप के कारण हो रही है, तो इसको युग्मोत्विधि असंगतता कहते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं बेटा गैमेटोफाइटिक इनकॉम्पैटिबिलिटी। ठीक है, एक बार फिर से जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो बता दूं। एक बात बताओ बेटा, बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, ये क्या चीज है, वर्तिकाग्र है। ये तो जानते हो ये वर्तिकाग्र है, ये पूरा अंडा पे और ये वर्तिकाग्र है। और आप जानते हो कि यहां पर कौन आता है, परागकण आता है। ठीक है, ये क्या चीज है, पोलन ग्रेन है। दिस इज पोलन ग्रेन। और आप ये जानते हो कि ये क्या चीज है, दैट इज स्टिग्मा। स्टिग्मा बोले तो वर्तिकाग्र। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि कभी कभी बायसेक्सुअल फ्लावर के अंदर जो परागकण है वो अपनी वर्तिकाग्र के ऊपर अंकुरित नहीं हो पा रहा है, और वो जब अंकुरित नहीं हो पाता है तो उसको हम बोलते हैं दैट इज, जिसको कि हमने कहा था सेल्फ स्टेरिलिटी, स्वबंध्यता या असंगतता। इसको क्या बोलते हैं, असंगतता। मतलब पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में, राइट, क्या है, कोई संगत नहीं हो रही है, तो उस कारण से वहां पर अंकुरन नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि असंगतता, राइट, किसके कारण है, क्या वो पोलन ग्रेन के कारण है या स्टिग्मा के कारण है। अब आप सब जानते हो पोलन ग्रेन तो भैया हैप्लॉइड है ना, तो पोलन ग्रेन यदि हैप्लॉइड है और यदि उसके जीन प्रारूप के अंदर कोई गड़बड़ी है, यदि पोलन ग्रेन के जीन प्रारूप के अंदर, जीनोटाइप के अंदर कोई गड़बड़ी है, तो बताओ जो असंगतता उत्पन्न होगी वो युग्मकोत्विधि होगी, क्योंकि हमेशा अगुणित के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, युग्मकोत्विधि यूज करते हैं, गैमेटोफाइट यूज करते हैं, राइट। और 2n के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, 2n के लिए स्पोरोफाइटिक वर्ड यूज करते हैं। तो यदि परागकण के कारण यदि अंकुरन नहीं हो पा रहा है, यदि परागकण के जीन प्रारूप में कोई गड़बड़ी होने के कारण यदि अंकुरन नहीं हो रहा है, तो वो हो गई युग्मकोत्विधि असंगतता। और यदि वर्तिकाग्र के जीन प्रारूप के अंदर, यदि वर्तिकाग्र के जीन प्रारूप के अंदर कोई गड़बड़ी है,
राइट, और उसके कारण यदि अंकुरण नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे स्पोरोफाइटिक स्टिग्मा, मतलब कि इसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये तो बेटा द्विगुणित है ना। अरे भाई, अंडप तो पुष्प का ही हिस्सा हो गया ना, तो ये तो कैसा है, द्विगुणित है। तो इसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइटिक स्टिग्मा, यानी कि स्पोरोफाइटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी कहेंगे। क्लियर है? प्रीपोटेंसी ये आखिरी है, पर परागन के अंदर आखिरी चीज को देखिए, प्रीपोटेंसी। अब ये जो प्रीपोटेंसी है ये है क्या चीज, वो देखिए। स्वपरागन में पराग नलिका की वृद्धि बहुत धीमी होती है। समझना, स्वपरागन जब होता है, पुष्प के अंदर जब स्वपरागन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो पराग नलिका की जो वृद्धि होती है वो बहुत क्या होती है, धीमी होती है। जबकि पर परागन के अंदर जो पराग नलिका की वृद्धि होती है वो बहुत तेज होती है। और नेचुरल है कि पर परागन द्वारा आए हुए परागकणों की पराग नली बीजांड में पहले पहुंचेगी। अरे समझ में आ रहा है भैया? बड़ा सिंपल सा है कि यूं समझिए कि जब स्वपरागन होता है तो पराग नलिका की वृद्धि धीमे होती है, और जब पर परागन होता है तो पराग नलिका की वृद्धि थोड़ी सी क्या होती है, तेज होती है। तो नेचुरल है कि यदि स्वपरागन और पर परागन के अंदर कंपेयर करेंगे तो पर परागन के अंदर जो पराग नलिका होगी वो बीजांड के अंदर नेचुरल है कि उसकी ग्रोथ जो हो रही है वो क्या हो रही है, फास्ट हो रही है, उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है। तो पराग नलिका किसमें, बीजांड में जल्दी प्रवेश करेगी, और बीजांड में जल्दी प्रवेश करेगी तो इसे ही हम क्या कह देते हैं, प्रीपोटेंसी कह देते हैं। इसे ही प्रीपोटेंसी कह देते हैं। ये एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन हाँ आपको तैयार रहना चाहिए, कभी इस तरीके का कोई क्वेश्चन इंटरेक्ट करते हुए आ जाता है तो आपको आना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, प्रीपोटेंसी। मतलब कि पर परागन जब होता है तो पराग कंड से निकलने वाली पराग नलिका तीव्र वृद्धि करती है, और तीव्र वृद्धि करने के कारण बीजांड के अंदर जल्दी प्रवेश कर जाती है। इससे प्रीपोटेंसी कहते हैं। एप्पल के अंदर और अंगूरों के अंदर, एप्पल और अंगूर के अंदर ये चीज पाई जाती है। और कई के मन में एक प्रश्न उठेगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो वैज्ञानिकों ने इसको नोटिस तो किया है, लेकिन अभी तक इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों पराग कण जो है वो पर परागन से आए पराग कणों के अंदर पराग नलिका की वृद्धि तीव्र होती है। अभी तक इसका सटीक उत्तर नहीं मिल पाया है। क्लियर है बेटा? चलो, अब यहां पर हम लोगों का जो बेसिक है पॉलिनेशन का वो कंप्लीट हो गया है ना, कि पॉलिनेशन कितने टाइप्स का होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन ये आज कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट सेशन आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और वो है दैट इज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। यानी कि पॉलिनेशन जो होता है वो किन किन एजेंसी से होता है, कौन कौन से एजेंट से होता है, वो आज हमको पढ़ना है। तो देखो यहां पर यदि हम बात करें तो दो तरीके के एजेंट्स होते हैं। हमेशा पॉलिनेशन के लिए कितने प्रकार के एजेंट्स होते हैं, दो प्रकार के एजेंट्स होते हैं। ठीक है, एक जो होते हैं बेटा वो तो होते हैं एबायोटिक एजेंट्स। एक तो क्या होते हैं, एबायोटिक एजेंट्स होते हैं, राइट। एबायोटिक का मतलब समझते हो, अजैविक। ठीक है, एक तो अजैविक होते हैं, राइट। एजेंट्स जो होते हैं वो एबायोटिक एजेंट्स या एबायोटिक एजेंसीज होती है पॉलिनेशन के लिए। और दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है बेटा, बायोटिक एजेंट्स होते हैं। ठीक है, बायोटिक मतलब कि जैविक कारक रेस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। मतलब जैविक जो है वो एजेंट्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलिनेशन के लिए, परागन के लिए। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि हम कंपेयर करें तो एबायोटिक में कौन कौन आते हैं। एबायोटिक एजेंट्स में दो चीजें आएगी। ठीक है, एबायोटिक एजेंट्स में एक तो आएगी एयर और एक आएगा वाटर। ठीक है, एक तो वायु और दूसरी जल। एबायोटिक एजेंट्स के अंदर बेटा कितने एजेंट्स होंगे, दो एजेंट्स होंगे, राइट, दो एजेंट्स होंगे। और दूसरा यदि हम बायोटिक एजेंसीज के अंदर आते हैं तो बहुत सारे क्या होंगे, बायोटिक के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे एनिमल एजेंट्स होंगे,
बहुत सारे एनिमल एजेंट्स होंगे जो हम वक्त आने पर आपको बताएंगे कि कितने तरीके के, आप कल्पना नहीं कर सकते उतने तरीके के एनिमल एजेंट्स होते हैं, राइट। तो यहां पर एबायोटिक एजेंसीज में तो दो है, एयर और वाटर, और बायोटिक एजेंट्स में एनिमल एजेंट्स है बहुत सारे, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर एबायोटिक एजेंसी से पॉलिनेशन कम होता है ना, परागन कम होता है, परागन कम होता है, परागन की क्रिया होती है लेकिन कम होती है। और यदि बायोटिक एजेंट्स की बात करें तो बायोटिक एजेंट्स से परागन क्या होता है, ज्यादा होता है। अधिकांश परागन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, बायोटिक एजेंट्स के द्वारा होता है, और थोड़ा बहुत परागन की जो क्रिया होती है वो एबायोटिक एजेंसी से होती है, ठीक है। अब एबायोटिक एजेंसीज की बात कर रहे हैं तो उसमें दो चीजें आ रही, एयर और वाटर। अब यदि एयर और वाटर के अंदर यदि कंपेयर करते हैं तो इन दोनों में पॉलिनेशन ज्यादा किससे होता है, तो वायु द्वारा परागन ज्यादा होता है। अरे भाई मैं कंपेयर किसकी कर रहा हूं, इन दोनों की बात कर रहा हूं। ये तो तय हो गया कि बायोटिक एजेंसी से हमेशा पॉलिनेशन ज्यादा ही होगा, लेकिन यदि इन एबायोटिक एजेंसीज को भी यदि आप कंपेयर करोगे तो वायु द्वारा परागन ज्यादा होगा और जल द्वारा क्या होगा, जल द्वारा परागन कम होगा, जल द्वारा क्या होगा, परागन कम होगा। केवल और केवल याद रखना, केवल कितना कहा मैंने बेटा, केवल और केवल 30, कितना कहा, केवल और केवल 30, ओनली 30 जीनस यानी कि वंशों में, 30 वंशों में यह परागन देखा गया है। 30 वंशों के अंदर यह परागन देखा गया है, और उनमें से भी अधिकांश क्या है, उनमें भी अधिकांश कौन है बेटा मालूम है, अधिकांश क्या होते हैं बताओ, मोनोकॉट्स होते हैं। अधिकांश मोनोकॉट्स है, ज्यादातर क्या है, मोनोकॉट्स है। तो वायु और जल की बात करूं मैं तो ज्यादा परागन किस में हो रहा है बेटा, वायु के द्वारा हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब एक खास बात, वायु परागन हो या जल परागन हो, क्या कहा मैंने, वायु परागन हो या जल परागन हो, दोनों के अंदर ही एक बात याद रखनी है कि परागकण संख्या में बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक नोट डाल देते हैं, राइट, वायु परागन, वायु व जल परागन में, वायु व जल परागन में परागकण हमेशा बहुत ज्यादा संख्या में बनते हैं, ज्यादा संख्या में बनते हैं, याद रखोगे बेटा। वायु व जल परागन में परागकण हमेशा बहुत ज्यादा संख्या में बनते हैं। क्यों, क्योंकि परागकणों का वायु या जल द्वारा, क्योंकि परागकणों का वायु या जल द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचना एक चांस फैक्टर है, समझना भाई, एक चांस फैक्टर है, पहुंच भी सकते हैं नहीं भी पहुंच सकते हैं, राइट। तो वायु व जल परागन में परागकण हमेशा बहुत ज्यादा संख्या में बनेंगे। क्यों, क्योंकि परागकणों का वायु या जल द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचना एक चांस फैक्टर है। क्या कोई जरूरी है कि हवा जो है वो उसको उड़ाकर परागकण को एक परफेक्ट वर्तिकाग्र पर ले ही जाएगी? क्या यह जरूरी है कि जल जो है उसके द्वारा परागकण अपनी निश्चित वर्तिकाग्र पर पहुंच ही जाएंगे? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसलिए यहां पर हमेशा परागकण संख्या में बहुत बहुत क्या बनते हैं बेटा, ज्यादा बनते हैं। परागकण बहुत ज्यादा
संख्या के अंदर बनते हैं, ताकि पराग कणों का जो लॉस होता है, राइट, पराग कणों का जो लॉस होता है उस लॉस को कंपनसेट किया जा सके, उस लॉस की भरपाई की जा सके। लाखों की संख्या के अंदर परागकण इसलिए बनते हैं कि कुछ तो परागकण, कम से कम इतने सारे परागकणों में जो अनगिनत परागकण हैं उनमें से कुछ परागकण तो वर्तिकाग्र पर पहुंच ही जाएं और उनका क्या हो जाए, अंकुरन हो जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो आज अभी सबसे पहले अपने एबायोटिक एजेंट्स पढ़ाएंगे, जिसमें पहले तो एयर पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद में वाटर पॉलिनेशन पढ़ाऊंगा, और फिर उसके बाद में सेकंड सेक्शन जो चालू होगा वो बायोटिक एजेंट्स लूंगा, और उन बायोटिक एजेंट्स के अंदर कौन आएंगे, एनिमल एजेंट्स आएंगे। बहुत सारे ढेरों प्रकार के एनिमल्स पढ़ाएंगे, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इतना मैं कवर कर लूंगा। तो आज आगे बढ़े बेटा। सो पर परागन की विधियां, मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। एक बात बताओ, स्वपरागन में किसी एजेंट की जरूरत है क्या? स्वपरागन में किसी एजेंट की जरूरत नहीं होती ना। अरे भाई, एक ही फ्लावर के अंदर वर्तिकाग्र भी है और पुंकेसर भी है, तो पुंकेसर से निकलने वाले परागकण वर्तिकाग्र पर डाल दिए जाएंगे ना भाई, तो किसी एजेंट की तो जरूरत है ही नहीं। लेकिन ये जो हम एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन या एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन पढ़ रहे थे, ये पॉलिनेशन की एजेंसीज की जरूरत कब पड़ी? जब पर परागन होगा तब। जब पर परागन होगा तब, बाकी तो बेटा कोई जरूरत ही नहीं है ना, बाकी तो जरूरत ही नहीं है। पर परागन होगा तब कहीं जाके और किसकी जरूरत पड़ेगी, इन एजेंटों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? चलो, अब पर परागन की विधियां, मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब सबसे पहले पढ़ा रहा हूं बेटा वायु परागन, एनीमोफिली। ये टर्मिनोलॉजी भी याद रखना। पॉलिनेशन बाय एयर इज कॉल्ड एज एनीमोफिली। ठीक है, ये जो एनीमोफिली है, पॉलिनेशन बाय एयर, पॉलिनेशन बाय एयर इज कॉल्ड एज एनीमोफिली। ठीक है, और जल से ज्यादा परागन जो होता है वो वायु के द्वारा होता है। जब परागन वायु द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाए जाते हैं तो नेचुरल है कि उसको क्या कहोगे, वायु परागन कहोगे, और पुष्पों को क्या कहोगे, वायु परागित। मीन्स द फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय एयर। ठीक है, नाउ फसली पौधे, सीरियल प्लांट्स। सीरियल प्लांट्स समझते हो भैया? सीरियल प्लांट्स एक घास कुल होता है बायोलॉजी के अंदर। आप उसको चाहो तो ग्रेमिनी कुल कहिए, आप चाहो तो उसको पोएसी कुल कहो। कुछ लोगों ने जरूर 11वीं में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो उसके जितने भी प्लांट्स होते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, है ना, और यहां तक कि एंजियोस्पर्म तो है ही, साथ ही जिम्नोस्पर्म में भी वायु परागन होता है। हालांकि हम अभी जिम्नोस्पर्म नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो फसली पौधे होते हैं, यानी कि जो ग्रेमिनी कुल से बिलोंग करते हैं, सारे पादप ग्रेमिनी कुल से बिलोंग करने वाले, ज्वार, मक्का, बाजरा, गेहूं, इन सब के अंदर क्या होता है, वायु परागन होता है। और जिम्नोस्पर्म के अंदर भी वायु परागन होता है। अनावृत बीजी पादपों में भी वायु परागन होता है। नाउ, वायु परागित पुष्पों के परागकण बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बता चुका हूं कि वायु परागित पुष्पों के परागकण मात्रा में बहुत ज्यादा बनते हैं। क्यों? क्योंकि वायु के द्वारा परागकण वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे ये तय नहीं है। आर यू गेटिंग? तो प्रकृति ने हमेशा पोलन ग्रेन्स को ज्यादा बनाया और बीजांड को कम बनाया। बीजांड बहुत होते हैं, कम होते हैं बेटा, एक होते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं, एक बीजपत्तियों की बात करूं, इनके अंदर ज्वार, बाजरा, मक्का में, तो एक होता है, बीजांड केवल एक होता है। समझ में आ रहा है? बीजांड एक और पोलन ग्रेन्स है अनेक। तो प्रकृति ने ऐसा इसलिए बनाया कि भाई हजारों, लाखों, करोड़ों पोलन ग्रेन्स बनेंगे तो कुछ तो वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच ही जाएंगे, और कुछ पहुंच जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो इसलिए ये संख्या में क्या होते हैं, अधिक होते हैं, क्योंकि पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना एक चांस फैक्टर है। इतना ही नहीं, न केवल ये अधिक संख्या में बनते हैं, समझते रहना बेटा एक एक पॉइंट, सारी चीजें एनसीईआरटी इंक्लूड कर रखी है, कोई भी प्रश्न आएगा आसानी से कर पाओगे। परागकण न केवल क्या होते हैं, संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं। छोटे भी होते हैं और कैसे होते हैं, हल्के भी होते हैं और कैसे होते हैं, शुष्क भी होते हैं। राइट? दे आर फाउंड मोर इन नंबर, दे आर स्मॉल, दे आर लाइट इन वेट एंड दे आर वेरी मच ड्राई। कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं, तथा इनकी वर्तिकाग्र रोमिल होती है तथा चिपचिपी होती है ना।
मतलब इनकी जो वर्तिकाग्र होती है रोमिल, या तुम चाहो तो फेदरी स्टिग्मा, फेदरी स्टिग्मा है ना, आप इसको पिछवत वर्तिकाग्र कहते हो, पिछवत वर्तिकाग्र। मतलब जो स्टिग्मा है वो कुछ हेरी है, और साथ के साथ हेरी होने के साथ साथ चिपचिपी है, राइट। उससे क्या फायदा होगा कि जो हवा में उड़ रहे परागकण है जो वास्तव में शुष्क है, वो इस चिपचिपी सतह के ऊपर आकर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। जैसे ये ठीक उस तरीके से तुम एक बात बताओ कि अपनी छत के ऊपर खूब सारा गोंद डाल दो, तो क्या मिट्टी के कण जो उड़ेंगे वो क्या आके उसके ऊपर चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे। वैसा ही मामला यहाँ पर भी है कि हवा में उड़ते हुए जो शुष्क परागकण है वो इस चिपचिपी सतह के ऊपर क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। और जब वर्तिकाग्र रोमिल होगी, हेरी होगी, फेदरी होगी, तो उसमें परागकण जो है वो ट्रैप हो जाएंगे, आकर क्या कर लिए जाएंगे, जकड़ लिए जाएंगे। क्लियर है। नाउ पाइनस में, अब ये पाइनस जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है ना। हालांकि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, एंजियोस्पर्म पढ़ा रहा हूँ, लेकिन साथ के साथ एक कंपैरेटिव अकाउंट भी चल रहा है कि पाइनस में वायु परागन इतना जबरदस्त तरीके से होता है और इतने ज्यादा परागकण निकलते हैं कि आकाश में पीले रंग के क्या हो जाते हैं बेटा, बादल छा जाते हैं। जब पाइनस के अंदर परागन की क्रिया हो रही होती है तो पूरे आकाश में पीले रंग के बादल छा जाते हैं। ये बादल वास्तव में परागकणों के कारण है। आर यू गेटिंग? क्योंकि परागकण कैसे होते हैं, येलो इन कलर होते हैं, और इसे सल्फर वर्षा के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, सल्फर शावर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे, सल्फर शावर। तो एक बात ऐसे ही ध्यान रखना कि जिम्नोस्पर्म के अंदर, पाइनस के अंदर वायु परागन होता है और आकाश में बिल्कुल ऐसा पूरा कि पूरा एक बादल छा जाता है। ठीक है। नाउ एक बात बताओ, यहां पर वायु परागित पुष्प सामान्यतया एक लिंगी होते हैं। द्विलिंगी होते तो स्वपरागन नहीं हो जाता क्या? द्विलिंगी होते तो स्वपरागन नहीं हो जाता क्या? फिर परपरागन की जरूरत ही नहीं थी, परपरागन के लिए एजेंसीज की जरूरत ही नहीं थी। तो वायु परागित पुष्प सामान्यतया एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी बोले तो यूनिसेक्सुअल होते हैं, और आप जानते हो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होंगे उनके अंदर ज्यादा संभावना किसकी रहेगी, परपरागन की रहेगी। न तो ये आकर्षक होते हैं, राइट, ये आकर्षक नहीं होते, न तो ये आकर्षक होते हैं। क्यों? क्योंकि आकर्षक होने की जरूरत ही नहीं है भाई। आकर्षक तो तब होते हैं ना, फूलों की खूबसूरत पंखुड़ियां तब होती है जब उनको कीटों को आकर्षित करना होता है। वायु परागन जब हो रहा है, जिन पादपों में वायु परागन हो रहा है, उनको कीटों को तो आकर्षित करना नहीं है। याद रखना, प्रकृति कभी भी वो चीज बनाती ही नहीं है, राइट, जो काम की नहीं है। ये याद रखना, प्रकृति उस चीज को कभी बनाती ही नहीं है जो कि काम की नहीं है। मुझे एक बात बताओ, जब वायु द्वारा ही परागन हो रहा है तो पादप को या पुष्प को, कीटों को तो आकर्षित करना नहीं है ना बेटा। तो इसलिए प्रकृति ने क्या बना दिया इनको, इनके जो पुष्प होते हैं वो आकर्षक नहीं होते और उनमें खुशबू भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि खुशबू की तरफ ही तो आकृष्ट होकर फूलों की तरफ क्यों आते हैं कीट। दो ही तो तरीके हैं, एक तो वो आकर्षक होते हैं और एक उनसे खुशबू निकलती है तो पास में आते हैं। लेकिन यहां तो कीट का तो संभावना ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वायु परागन हो रहा है। तो यहां पर न तो पुष्प आकर्षक होता है और न ही इनके अंदर किसी प्रकार की फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबू होती है। इनके अंदर किसी प्रकार की खुशबू नहीं होती है। इनमें मकरंद ग्रंथियां भी अनुपस्थित होती है। भाई जब कीट ही नहीं आ रहा है तो पादप मकरंद क्यों बनाएगा? आर यू गेटिंग? तो यहां पर मकरंद ग्रंथियां नहीं होती। कीट परागन के अंदर आप देखोगे, जब आप वहां पर जूफिली पढ़ोगे, कीट परागन वगैरह पढ़ोगे, एंटेमोफिली पढ़ोगे, तो वहां पर पुष्प आकर्षक होंगे, वहां पर पुष्प खुशबूदार होंगे, वहां पर पुष्पों में क्या होगी, मकरंद ग्रंथियां होगी, राइट। तो यहां पर देखो, गन्ना, बांस, नारियल, गन्ना, बांस, नारियल, घास, खजूर, कैनाबिस, टाइफा, ओक, हेजल, ककड़ी, पपीता, कपास और यूकेलिप्टस, इन सब के अंदर वायु परागन होता है। इनमें से आप देख रहे होंगे, अधिकांश आप देख रहे होंगे कि मोनोकॉट से, जैसे कि गन्ना, बांस, नारियल, घास, ये सब किससे बिलोंग कर रहे हैं बेटा? ग्रेमिनी कुल से। ग्रेमिनी कुल, पोएसी कुल, घास कुल, घास फैमिली, कुछ भी कहिए, ठीक है। तो बताओ ये सारे के सारे क्या हैं? एक बीजपत्री है और इनके अंदर वायु परागन ही होता है। अब कुछ विशेष चीजें यहां पर आ रही है, वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। घासों में वायु परागन सर्वथा मान्य है। घासों के अंदर मैंने आपको कहा ना कि घास कुल, वो जो पूरा ग्रेमिनी कुल है बेटा, उसको घास कुल कहते हैं। गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल, ये सब जो है, इनके अंदर वायु परागन ही होता है। दूसरी चीज, कोई जरूरी नहीं है कि
वायु परागन जो है वो सब में ही होगा। यहां पर देखो मतलब स्थलीय पादपों के अंदर ही होगा। कुछ जलोत्पित पादपों की बात करें, पोटेमोजिटोन और मिरियोफिलम या माइरियोफिलम। पोटेमोजिटोन और माइरियोफिलम जो है में भी वायु परागन होता है, जबकि ये कैसे होते हैं, जलोत्पित होते हैं। अरे भैया, माइरियोफिलम और पोटेमोजिटोन जो है वो कैसे, जलीय पादप है। तो दिमाग में क्या आता है कि जलीय पादप होते होंगे तो भैया जलीय पादपों में तो जल परागन होगा, अभी दूसरी जो एजेंसी आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आप आगे भी देखोगे कि कोई जरूरी नहीं है कि सारे जलीय पादपों के अंदर जल परागन ही होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि माइरियोफिलम और पोटेमोजिटोन जलीय पादप होने के बावजूद भी उनके अंदर क्या हो रहा है, दैट इज वायु परागन हो रहा है। क्लियर है। दूसरा, इस परागन में परागकणों की सर्वाधिक हानि होती है। ये पहले ही मैं बता चुका हूं कि बहुत ज्यादा हानि होती है यहां पर, बिकॉज ये पूर्ण रूप से दिशाहीन प्रक्रिया है। अरे हवा की गति किधर चलेगी, हवा, मैंने कहा ना, हवा पानी आग इनको कोई रोक नहीं पाया है बेटा, ये किसी भी डायरेक्शन के अंदर चले जाते हैं। तो यहां पर वायु जो है वो किसी भी डायरेक्शन में चली जाएगी, तो नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है। यूं थोड़ी है कि वहां पर ही वर्तिका के ऊपर ही जाकर और ये पोलन ग्रेन को लैंड करवाएगी। तो यहां पर हानि बहुत ज्यादा होती है, और हानि बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए प्रकृति ने इनको इस लॉस को पूरा करने के लिए, इस हानि को पूरा करने के लिए प्रकृति ने बहुत ज्यादा संख्या के अंदर क्या बनाए बेटा, पोलन ग्रेन बनाए। आर यू गेटिंग, ये चीज क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब दूसरा आ रहा है एबायोटिक एजेंसीज। मैं बात कर रहा था एबायोटिक एजेंसीज की, और एबायोटिक एजेंसीज के अंदर दूसरी एजेंसी अब आ रही है, और वो है बेटा हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली या जिसको कि हम बोलते हैं जल परागन, राइट। पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड एज द हाइड्रोफिली। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, वायु परागन और जल परागन को यदि अपने कंपेयर करते हैं तो हमेशा जल परागन वायु परागन के कंपैरिजन में कम होगा। ओनली एंड ओनली 30 जेनेरा, केवल मैंने कहा कितने बेटा, केवल 30 वंश, और वो भी विशेष तौर से सारे के सारे वंश किसके हैं, मोनोकॉट्स के हैं। उन सब के अंदर जल परागन होता है, बाकी जल परागन नहीं होता है। तो देखो, जब परागन जल के द्वारा होता है तो इसे जल परागन कहते हैं। अब एनसीईआरटी में जो चीज मिसिंग है वो यहां पर आज क्लास में क्लियर करके जानी है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बहुत खास है। उसके ऊपर पता नहीं कितनी बार प्रश्न पूछ लिए गए हैं, उन दोनों के ऊपर जो अभी पढ़ाऊंगा तो अच्छे से डील कर लेना इसको। एक होता है एपीहाइड्रोफिली और एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली। बड़े सिंपल सा है ना, रटना नहीं है। एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे, वेरी सिंपल। यदि परागन की क्रिया जल की सतह पर हो तो एपीहाइड्रोफिली, राइट। और यदि परागन की क्रिया जल के अंदर हो तो उसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। वेरी क्लियर है। एपीहाइड्रोफिली, जब परागन की क्रिया जल की सतह पर हो तो उसको बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वेलिस्नेरिया। ये आपके 12th बोर्ड के अंदर भी है, 12th प्रैक्टिकल के अंदर भी है, और नीट के अंदर भी है, ठीक है। और हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली क्या होता है, जब परागन की क्रिया जल के भीतर हो तो इसे हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल एक तो सिरेटोफिलम है बेटा, एक नाजाज है, एक हाइड्रिला है, और दूसरा जो एनसीईआरटी के अंदर अपने को लोकेट कर रखा है, राइट। एनसीईआरटी के 2 उदाहरणों को यहां पर हमको विस्तार से चर्चा करनी पड़ेगी। तो बताओ जल्दी से, जब परागन की क्रिया जल की सतह के ऊपर हो तो उसको बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली, और जब परागन की क्रिया जल के भीतर हो तो उसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। मैं ये कहना चाहता हूं कि वेलिस्नेरिया के अंदर परागन की क्रिया कैसे होती है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और जोस्टेरा के अंदर परागन की क्रिया कैसे होती है, इन दोनों प्रक्रियाओं को अपने विस्तार से समझते हैं, और इसी के लिए ये डायग्राम को समझना जरूरी है, ठीक है। आप ये देख रहे हो बेटा, ये डायग्राम, ठीक है। ये वेलिस्नेरिया का पादप है जिसमें आपको जल की सतह पर पॉलिनेशन की प्रक्रिया नजर आ रही है। व्हाट इज दिस, एपीहाइड्रोफिली इन वेलिस्नेरिया। आप यूं समझिए, मैं जल है तो इसको नीले रंग से बनाते हैं। इसको किससे रंग से बनाते हैं, नीले रंग से। ये जल की सतह है, ये क्या है बेटा, जल की सतह है, राइट। ये अंडर द वाटर है और ये जल की सतह है, ठीक है। और ये पूरा उसमें जल है, ये है ना, यू ऑल नो, ये जल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये वेलिस्नेरिया का प्लांट है, ये वेलिस्नेरिया प्लांट है,
राइट। अब इस वेलेस्नेरिया प्लांट के अंदर बेटा क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन वेलेस्नेरिया, कि जो इसका फीमेल फ्लावर होता है, ये क्या चीज है, क्लियर कट लिख रखा है, ये देखो ये क्या है, फीमेल फ्लावर। जो इसका फीमेल फ्लावर होता है ना इस वेलेस्नेरिया का, देखो वेलेस्नेरिया का प्लांट तो अंदर है, आर यू गेटिंग, अंदर है, मतलब पानी के अंदर है। तो वेलेस्नेरिया प्लांट का जो ये फीमेल फ्लावर है, इसका जो स्टॉक होता है, वृंत होता है, वो बहुत लॉन्ग होता है, लंबा होता है, राइट। अलग कलर से बताएं इसको, स्टॉक को, ताकि आपको बाकायदा दिखाई दे। ये वाला, ये देखो, ये फीमेल फ्लावर का स्टॉक कितना लंबा है, ये पूरा फीमेल फ्लावर है, दिस इज द फीमेल फ्लावर, और इसका स्टॉक देखो कितना लंबा है। इस लंबे स्टॉक के कारण ये फ्लावर जो है वो जल की सतह पर आ जाता है, ऐसे समझ पा रहे हो, ये जल की सतह है, इसके ऊपर आ गया। न केवल ये स्टॉक लंबा है, ये स्टॉक स्पाइरल होता है, राइट, स्पाइरल होता है। स्पाइरल कैसा होता है, स्पाइरल ये देखो फीमेल फ्लावर का इस प्रकार से, ये फीमेल फ्लावर, और ये क्या है उसका लॉन्ग स्पाइरल स्टॉक, इसका वृंत ऐसे स्पाइरल है। तो ये क्या होता है कि जब परागन की क्रिया होने वाली होती है, जब, याद रखना वेलेस्नेरिया का पादप सतह पर नहीं है बेटा, वेलेस्नेरिया का पादप तो जल के अंदर है, लेकिन जब पॉलिनेशन की क्रिया होने वाली होती है तो ये जो फीमेल फ्लावर का जो स्टॉक है वो स्प्रिंग की तरह होता है। तो स्प्रिंग को यदि मैं खींच दूं, अरे वो पुराने जमाने के अंदर भैया पेन आते थे ना, झोटर वाले, टक 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 वाले, राइट, वो स्प्रिंग उसके अंदर देखिए, नली के अंदर स्प्रिंग लगती थी। स्प्रिंग को यदि खींच दें तो कैसे होगी भाई, स्प्रिंग ओरिजिनली तो कैसे होती है, ऐसी। अब इस स्प्रिंग को मैं लंबा कर दूं तो ऐसी हो जाएगी, ऐसी। तो बस वैसा ही हुआ, ये स्प्रिंग खुल गई ऐसे, तो ये फ्लावर कहां पर आ गया, जल की सतह पर आ गया। ये मेरी सरफेस है, दिस इज माई सरफेस ऑफ वाटर। अब इसी वक्त क्या होता है कि ये जो है वो देखो मेल फ्लावर है। फ्लावर कितने, दो बता रखे ना, ए और बी, वेलेस्नेरिया के अंदर दोनों अलग अलग है, एक के ऊपर फीमेल फ्लावर बना है, एक के ऊपर क्या बने, मेल फ्लावर। तो ये जो मेल फ्लावर होते हैं, इसी वक्त क्या होता है, मेल फ्लावर यहां से पृथक हो जाता है, इस प्लांट से, मेल प्लांट से, वेलेस्नेरिया के मेल प्लांट से मेल इन्फ्लोरेसेंस अलग हो गया, और ये कहां पर आ गया, जल की सतह पर आ गया। मेल फ्लावर या परागकण जो है वो जल की सतह पर आ गए। मेल फ्लावर नेचुरली कि इनके अंदर क्या होंगे, परागकण होंगे। तो ये जो परागन है, ये परागकण इस मादा पुष्प जो है उसके संपर्क में आएंगे। नेचुरल है कि वाटर करंट चलते हैं, वाटर करंट समझते हो, अरे जल तो जल की लहरें देखी है ऐसे चलते हुए, तो उस पानी के साथ में ये जो मेल फ्लावर्स है वो फीमेल फ्लावर के पास में पहुंचेंगे, तो मेल और फीमेल फ्लावर के बीच में संगम होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि यहां पर ये जैसे ही मेल फ्लावर इसके संपर्क में आएगा, वर्तिकाग्र के संपर्क में आएगा, तो ये परागकणों को इस फ्लावर के ऊपर छिड़क देगा, राइट। तो बताओ जल के द्वारा परागन हो गया। अब एक खास बात, एक बार नीट के अंदर, परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा गया कि क्या वेलेस्नेरिया, दो प्रश्न ध्यान रखना, क्या वेलेस्नेरिया का पादप केवल परागन के लिए जल की सतह पर आता है, और जैसे ही परागन हो जाता है तो वापस ये भीतर चले जाता है क्या पुष्प? तो यस, ध्यान रखना, ये केवल वेलेस्नेरिया, ये तो बेटा जल निमग्न है, अंदर है। जब पॉलिनेशन होने वाला होता है तो ये जल की सतह पर आया, फीमेल फ्लावर का लॉन्ग स्टॉक बाहर आ गया, यहां पर मेल फ्लावर संपर्क में आए, यहां पर इसकी स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन डस्ट कर दिए गए। जैसे ये प्रक्रिया हो जाएगी तो ये वापस जो ये फ्लावर इतना बाहर निकला था, ये वापस अपने आप को सिकोड़ेगा, अपनी स्प्रिंग को अंदर ऐसा वापस से, जैसे पहले एक्सटेंड हो गई थी वैसे ही वापस से अपनी स्प्रिंग को संकुचित करेगा। तो बताओ संकुचित होगी स्प्रिंग तो वापस से ये फीमेल फ्लावर जल के अंदर आ जाएगी। पहले तो ये जल के बाहर था, अब वापस से ये जल के भीतर आ गया या नहीं आ गया। तो व्हेन पॉलिनेशन इज ओवर तो ये वापस यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? अब एक स्लाइड है यहां पर, जोस्टेरा। जोस्टेरा बेटा एक प्रकार की समुद्री घास है, ये है ना।
ये एक तरीके की यूं समुद्री घास समझ लो, वैसी है ये जोस्टेरा, सी ग्रास है ये, इसको क्या बोलते हैं, सी ग्रास। ये मैंने अलग से क्यों लिखा, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ये दे रखा है और एनसीईआरटी की हम लोग एक भी लाइन छोड़ नहीं सकते, जहां छोड़ा वहां से प्रश्न आया, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अंदर ये जो जोस्टेरा दे रखा है, ये बेटा याद रखना कि इनके अंदर पॉलिनेशन, जोस्टेरा में पॉलिनेशन जल के भीतर होता है, और जल के भीतर हो रहा है तो बोलो बेटा हाइपो हाइड्रोफिलिक है या एपी हाइड्रोफिलिक है, तो जल के भीतर हो रहा है तो हाइपो हाइड्रोफिली, हाइपो हाइड्रोफिली जल के भीतर होता है। यहां पर क्या होता है, मादा पुष्प, राइट, व नर पुष्प के बीच परागन की क्रिया जल के भीतर होगी। मतलब यहां पर वेलिस्नेरिया की तरह नहीं हुआ। वेलिस्नेरिया में तो क्या हुआ था बेटा, फीमेल फ्लावर सरफेस के ऊपर आया, मेल फ्लावर भी सरफेस पर आया। यहां पर ऐसा नहीं है, मादा पुष्प और नर पुष्प दोनों के दोनों जो है वो उनके बीच में परागन की क्रिया जल के भीतर ही हो जाएगी। और नीट के अंदर जो प्रश्न पूछा गया था वो यहां से पूछा गया था। नीट के अंदर यहां से एक प्रश्न पूछा गया कि जल के भीतर जब परागन होता है तो पराग कण किस प्रकार के होते हैं। तो यहां पर रोक कर टोक कर आपको बता दूं कि ये एनसीईआरटी की लाइन है कि जल के भीतर जब परागन होता है तो पराग कण किस प्रकार के होते हैं। तो वहां पर आपकी किताब में लिखा हुआ है रिबन शेप्ड होते हैं बेटा, रिबन आकार के। कैसे होते हैं, रिबन आकार के होते हैं, है ना। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आज पॉलिनेशन इन जोस्टेरा तक पढ़ लिया है और कल की क्लास में बेटा यहां से स्टार्ट होगा। ये देख रहे हो जूफिली, एक बार यहां पर बता दूं जूफिली, क्योंकि ये स्लाइड अगले टर्न पे नहीं आएगी। जब परागन की क्रिया जंतुओं द्वारा हो, जू मतलब जंतु, है ना, जब परागन की क्रिया जंतुओं द्वारा हो तो इसे जंतु परागन कहते हैं। और जंतु परागित पुष्पों में पुष्प बड़े आकार के होते हैं, बड़े आकार के, रंगीन होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं, राइट। और इनके अंदर मकरंद ग्रंथियां पाई जाती है ताकि कीटों को अपनी ओर क्या किया जा सके, अधिक से अधिक मात्रा में आकर्षित किया जा सके। तो नेक्स्ट टर्न पे बेटा जूफिली पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, जूफिली। आज की क्लास में पॉलिनेशन इन जोस्टेरा के साथ में ही अपना हाइड्रोफिली पूरा हो चुका है। धन्यवाद।